अनकही असद अली तूर के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने पॉडकास्ट के सिलसिले अनकही विद असद अली तूर में। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, एक तो बहुत अहम मौजू पर हैं और उसके अलावा मैं इनको बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूं, रिस्पेक्ट देता हूं इनकी जो ग्रिप है इस इशू पर। तो आपको मालूम है बलूचिस्तान में जो 2 रोज़ कबल जो एक सान्या हुआ है, जो बहुत बड़ा एक अटैक हुआ है, अ, जिसे कहते हैं मुख्तलिफ 12 शहरों में, उस पर बात करने के लिए मेरे पास जो आज मेहमान हैं वो आमिर राना साहब हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, बहुत अरसे से मिलिटेंसी पर लिखते हैं, डॉन में लिखते हैं, मुतादिद अपनी इनकी किताबें हैं। और जो इनकी जिस चीज़ की वजह से मैं इनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, अनलाइक अदर जो पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी या मिलिटेंसी एक्सपर्ट्स हैं, वो ज़्यादातर हुकाम से या जो इन इश्यूज़ पर काम करते हैं उन तक इंटरेक्शन अपनी महदूद रखते हैं। लेकिन आमिर राना साहब को मैं ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, और खैबर पख्तूनख्वा में बाय रोड। और रास्ते में मुख्तलिफ जगह पे मैं इनको रुके हुए देखता हूँ, आम लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। तो मेरी ये हमेशा इनके बारे में रही है कि इनको एक पल्स भी होती है कि वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं। और इनका अपना जो इंस्टीट्यूट है पिप्स, वो फिर इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी जारी करता है। तो इस सब पर बात करने के लिए आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपके तो वक्त का। बहुत शुक्रिया तारुफ का। मैं इतना डिजर्व नहीं करता जितना बड़ा तारुफ नहीं हुआ नहीं, है। मैं लाइक यू आर समबडी। और मैं एक चीज़ भूल गया मेंशन करना, आमिर भाई अपना अब एक नैरेटिव्स के नाम से एक वीलॉग भी करते हैं, अपना पॉडकास्ट करते हैं। और अगर आप अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं तो फिर आप आमिर भाई को ज़रूर सुना करें। शोर सुनना तो वो तो हम जैसे लोग ही मचा रहे होते हैं, बट लाइक अगर आपने एजुकेट करना है खुद को नहीं नहीं। और विद फैक्ट्स करना है, तो फिर आमिर भाई इज़ द मोस्ट क्रेडिबल पर्सन ऑन मिलिटेंसी और ये सिक्योरिटी सिचुएशन। आमिर भाई, जी। मुझे एक चीज़ बताइए, जो ये बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है, ये एक रूटीन का है आपकी? क्योंकि आप स्टडी करते हैं सबको, एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा हो सकता है, या आपको भी लगा कि ये तो कुछ अनप्रेसिडेंटेड है? और इसकी तरह इम्प्लीकेशंस भी अगर आप समझा सकें इसके स्केल की वजह से। हाँ, बिल्कुल गैर मुतवक्के नहीं था और हमें तवक्को थी। और ये तवक्को तो मच पे जब अटैक किया था आज से 3 साल पहले, और जब होल्ड किया पूरे शहर को बीएलए के मज़ाहमतकारों ने, तो उस वक्त से पैटर्न बन रहा था कि ग्रेजुअली चीज़ें ख़राब होंगी। और बल्कि अगर उससे भी पहले चले जाएं तो जब ज़ियारत रेजिडेंसी को बीएलए ने आग लगाई थी, कायदे आज़म की जो रेजिडेंस है हवाले से, जी। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न बनता जा रहा है और वो उस लेवल पे इंटेंसीफाई हो गया है अब कि हमें हैरत नहीं होती कि इससे भी बड़ा और इस स्केल का होगा। पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े दहशतगर्द हमले हुए और जो दुनिया की तारीख में भी यूनिक हैं, कि जिसमें ट्रेन का अगवा कोई छोटी बात नहीं है, जाफर एक्सप्रेस का, वो पाकिस्तान में बीएलए ने किया। और इस तरह के जो हाई जैकिंग के वाक़यात होते हैं उसमें हमें पता है कि उसमें बेशक हलाकतें मज़ाहमतकारों की हों, दहशत गर्दों की हों, लेकिन वो जो मैसेज कन्वे करते हैं वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। उसके बाद फिर 26 अगस्त उससे पहले हो चुका हुआ था और वो एक अनप्रेसिडेंटेड था। और उस दिन तो उसमें और ये जो 2 दिन पहले फ़र्क ये कि उसमें भी 10 शहरों में शाहराहों के ऊपर पहली मर्तबा पेट्रोलिंग की गई, होल्ड रखा गया उसे। बसों से जो नॉन बलूची सेटलर्स ट्रैवलर्स हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रहे थे उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इस मर्तबा ये उससे ज़्यादा इसलिए है कि इसमें सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया, ख़ास तौर के ऊपर नोशकी में और ग्वादर का आपने देखा, कोयटा के अंदर देखा, दालमदीन के अंदर देखा। ये वो जगह हैं बड़ी स्ट्रेटेजिक और बड़ी इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में अमूमन समझा जाता है कि ये ज़्यादा सिक्योर होंगी और इनकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स उनके हवाले से भी हैं। उसके बावजूद ये एक और जो पैटर्न बना कि जो पिछले साल जो 24 का जो अटैक था, इसमें ये अभी रुका नहीं। और इसमें कुछ मकामात पे, कुछ जगहों के ऊपर ये अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। और कोयटा के अंदर आना और रेड जोन के अंदर आना ये एक बड़े ख़तरे की निशानदेही है। लेकिन लग रहा था ऐसा कि ये
हो सकता है जिस तरीके से उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने जहरी के ऊपर कई कई घंटे जो है कब्ज़ा किए रखा, वो मंगूचर के अंदर किए रखा, और हाईवेज़ के ऊपर पेट्रोलिंग बड़ी नॉर्मल हो गई है। आपको याद आएगा कि जब नेटो की फोर्सेस कर रही थी, उसके 2 साल पहले जो है वो तालिबान का वो दो पहले तो कई इलाकों में हो गई थी, लेकिन 65% इलाकों के अंदर उन्होंने रात को पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी, तो अपना निज़ाम उन्होंने नाफिज कर दिया था। पैलर नज़र आ रहा है, मैं अफ़गानिस्तान से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद जो है उनके हौसले बुलंद हो गए थे, और उसके बाद शहरों के ऊपर ज़्यादा होल्ड करना उनके लिए आसान हो गया था। तो रिस्पांस जो है वो हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और बड़े ऑपरेशन इस तरह की बातें होती हैं। और अभी कहा सरफराज बुगटी ने कि हमने 700 जो है वो दहशतगर्द मारे, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ है? तो ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ जो मैं उस वक्त देख रहा था जब ये सब कुछ चल रहा था और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसकी वीडियोस आ रही थी कि जिस तरह से वो रोम अराउंड कर रहे थे शहरों में, खड़े हुए हैं लोगों में, बैंकों को रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं और रात तक वो रहे। मुझे ये बताइए कि इतनी रिक्रूटमेंट है उनके पास, ये इन दहशतगर्द तंजीमों के पास, ये जो बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चला रही हैं, चाहे BLA या दीगर हैं, कि वो बाआसानी अपने, मैंने चेक किया बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से, तो जो मिनिमम फिगर मुझे मिला वो 500 था। अदरवाइज उन्होंने कहा कि शायद 800 से हम्म, 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस ऑपरेशन में उनकी तरफ से हिस्सा लिया, BLA की तरफ से। तो क्या इतनी उनके पास रिक्रूटमेंट है कि उनके पास बैकअप में भी इतनी फोर्स पड़ी हुई है कि अगर वो उनके 800 या 1200 लोग इसमें मारे भी जाते तो उनकी तंजीम को कोई झटका ना लगता? बिल्कुल ये बात ठीक है, और काफ़ी सालों से ये बात हो रही है। अब ये देखें कि रिक्रूटमेंट का और मिसिंग पर्सन्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब आप देखते हैं कि मिसिंग पर्सन्स के केसेस ज़्यादा हो गए, तो उसके साथ साथ जो है रिक्रूटमेंट भी तेज़ तेज़ होना शुरू हो जाती है। वो बहुत ही विजिबल किस्म के ट्रेंड हैं, और इसके बावजूद जो है वो रियासत ने इस पॉलिसी के ऊपर अपना रिव्यू नहीं किया। और अगर आप कहें कि एक दौर तो वो था कि BLA BLF जैसी तंजीमों के पास जो है वो नाम जो है पहले से होते हैं, लेकिन उनके पास कैंप्स के अंदर गुंजाइश नहीं होती कि सबको अकोमोडेट कर सकें। तो उन्होंने फिर नए स्ट्रक्चर बनाए। ये जो BLA के अंदर नई तंजीम साजी हुई, नया उन्होंने स्पेशल कमांडो फोर्स स्क्वाड बनाया। मजीद ब्रिगेड तो पहले से ही है, फिर उनकी नॉर्मल अटैक के लिए फ़ोर्स है। ये स्ट्रक्चर जो है वो पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर है इस वक्त BLA का, जिस तंजीम का। तो इसका मतलब है कि उसके पास रिक्रूटमेंट है, उसके पास लोग हैं, उसके पास वसाइल हैं, तो तभी तो हो रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तो TTP का नहीं है पाकिस्तान के जो कबायली अजला के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर, जितना मरबूत ये सिस्टम इनका है, इंटेलिजेंस का सिस्टम है, सोराब और ये सारी चीज़ें जो हैं वो है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो एक फुल फ्लैज, एक आप कहिए कि एक आर्मी का रूप धार चुकी हुई है BLA इस वक्त। और ये बात सबसे ख़तरनाक है, बावजूद के आप देखते होंगे पिछले कई सालों से कहते हैं जी कि TTP ने इतने अटैक किए। पिछले साल भी जो है सबसे ज़्यादा अटैक TTP ने किए मुसलसल 2008-9 से। हमेशा से TTP के अटैक सबसे ज़्यादा क्लेम होते हैं, लेकिन जो लिथैलिटी है और जो इम्पैक्ट है वो BLA के अटैक्स का ज़्यादा आ रहा है। और पिछले 4 साल में तो उसके नंबर्स बेशक कम हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा है, उसका चैलेंज बड़ा है। अच्छा आमिर भाई, लाइक कोई रफ एस्टिमेट्स हैं आपके पास कि ये कितने इनके पास रिक्रूट हो चुके हैं BLA के पास? लाइक मैं कल मुख्तलिफ उधर बात कर रहा था, परसों भी बात कर रहा था, तो कोई मुझे कह रहा था 12,000 हैं, एक ने तो मुझे 20,000 का फिगर भी कोट किया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सरफराज बुगटी साहब आज या कल कह रहे थे कि शायद 5,000 हैं। हम्म। तो क्या फिगर वेरी करता है इनके पास, अगर इतना इनका पास पूरा एक फौज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? मेरे लिए तो वो फिगर मैटर नहीं करता, वो सेंटिमेंट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। फिगर्स में हम इसलिए कहते हैं, शायद हम कुव्वत का अंदाज़ा लगाना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुव्वत का अंदाज़ा नंबरों से नहीं लगता। तालिबान के बारे में भी कहते थे जी कि इनका नंबर तो है उस 6,000 है, करज़ई कहता था 3,000 है। ये 3-3 4-4 करके वो उनका नंबर बढ़ता गया। तो ये नंबर्स नहीं, वो सेंटिमेंट मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है।
और वो जैसा आपने कहा कि वो गलियों में निकलते हैं, सड़कों पे आते हैं और उन अवामी मज़ाहिमत जो है वो नहीं होती उनके ऊपर। और ये अवामी मज़ाहिमत ना होने का मतलब है और कि लोगों के अंदर उनका नैरेटिव जो है वो पेनिट्रेट कर गया हुआ है, उनको वेलकम करते हैं तस्वीरें। और उस जब जहरी के अंदर बीएलए ने हमला किया था और कब्ज़ा किया था तो लोगों ने सेल्फीज़ वगैरह बनवाई। तो सरफराज बुख्ती साहब एक नया लॉ लेके आए कि ये ग्लोरिफिकेशन जो है ये नहीं होगी, और रियासत कोशिश कर रही है कि उसको उस तरीके से काउंटर करे कि सेंटिमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये बार बार बात करते हैं नैरेटिव्स, काउंटर नैरेटिव्स की। सेंटिमेंट को चेंज करने के लिए एक बड़े लंबे प्रोसेस की ज़रूरत होती है, उसमें नंबर शंबर मैटर नहीं करते। अच्छा, मैं सेंटिमेंट की तरफ आना चाहूँगा, लेकिन एक आखिरी सवाल, इस ऑपरेशन के दौरान क्या ऐसा तो नहीं हमें लगा कि ग्राउंड पर हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस बलूचिस्तान में बहुत वीक हो गई है? कि ज़ाहिर बात है, अगर 500 लोग भी हैं और वो 12 शहरों की तरफ मूव करते हैं तो ये कोई छोटी मूवमेंट नहीं है, और लोग भी एक दो नहीं है, 500 प्लस लोग हैं, और हमें नहीं पता चल सका कि दे आर कमिंग और दे आर कमिंग ऑन दिस स्केल। और क्या हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस वहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर हो गया? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये जाफ़र एक्सप्रेस का हुआ था वो भी, उससे पहले कोयटा रेलवे स्टेशन के उपरांत वो भी। और जो इंसर्जेंस की सबसे बड़ी कामयाबी होती है, एडवांटेज, वो यही होता है कि वो लोगों के जब का एतमाद जीत लेते हैं तो फिर उसको काउंटर करने वाले के लिए स्पेस कम होती चली जाती है। तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि वो स्पेस जो है काफ़ी कम हो चुकी हुई है। और हुई इस वजह से है कि रियासत जो है एक ब्रिटिश कॉलोनियल दौर की पॉलिसी पे अमल करती आ रही है। वो पॉलिसी केपी के अंदर थी। गोरे जो है इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में बगावतों को कंट्रोल करने के लिए लोकल मिलिशियाज इकट्ठी करते थे, उनको आर्म करते थे, पैसे देते थे। ये केपी के अंदर इन्होंने किया, ये कबायली इलाकों में किया। वो कुछ वो जो रिजल्ट अमन कमेटी अमन कमेटीज़ ये वो कुछ कामयाब हुई, लेकिन वो बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो एक फ्लॉप हुई। और लोग उसमें से जो कमेटियों में गए वो बाद में मारे गए। रियासत के साथ उनकी चपकलिशें हुई। यही पॉलिसी इन्होंने बलूचिस्तान में की। और बलूचिस्तान की जियोग्राफी, उसका स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, मैं कबायली नहीं कह रहा जानबूझ के, तो वो बिल्कुल डिफरेंट नौइयत का है। वो बहुत कनेक्टेड और निटेड है। कबायली इलाकों में पाकिस्तान के केपी के यहाँ पे तो चूँकि मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, लिटरेसी रेट, वो सारे कंपोजिशन डिफरेंट है। बलूचिस्तान में ये कम है। तो जब वहाँ पे आप लश्कर रेज़ करते हैं तो आप उस लोकल कम्युनिटी के ख़िलाफ़ करते हैं। तो वो आपने वहाँ पे वो बनाए, मिलिशियस बनाई। उससे हुआ ये कि उन मिलिशियस ने आम लोगों को भी तंग किया, लोगों को टॉर्चर भी किया, गाड़ियाँ भी छीनी, बदमाशी भी की। तो उसमें वो रियासत के नुमाइंदे बन के सामने आए। जब वो रियासत के नुमाइंदे बन के सामने आए तो फिर कैसे मुमकिन है कि आम आदमी के साथ जो है रियासत का राब्ता एक पॉजिटिव हो। फिर एक आम आदमी क्यों चाहेगा कि वो बताए कि यहाँ पे बीएलए बीएलएफ के दहशतगर्द छुपे हुए हैं? वो क्यों उनके साथ हमदर्दी नहीं करेगा? क्योंकि वही लोग आके इसी लश्कर के लोगों को वो जो कमेटियाँ हैं उनको वो रोकते हैं। तो एक बड़ा, और ये वो पॉलिसी थी जिसको बहुत पहले अबेंडन करना चाहिए था। दो पॉलिसीज़ हैं जिस पे शायद आप बात भी करेंगे। वो रियासत को इमीडिएटली, ये 2009 से लेके ये बात आज भी साबित आ रही है कि एक मिसिंग पर्सन्स को रिव्यू कर लें। और दूसरा, ये जो आप लश्कर इकट्ठे खड़े करते हैं वो आज तक आपके अपने ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में कोई इफेक्टिव और मौसर साबित नहीं हुए, बल्कि आपकी इंटेलिजेंस जो थी रही सही, उसको भी उन्होंने खासा डैमेज किया। इन्हीं लश्कर ने जी और बिल्कुल। इस माइंडसेट ने। बिल्कुल। अच्छा, अब आमिर भाई ज़रा आ जाएँ इसी कॉन्टेक्स्ट में। ये लश्कर की बात हुई, हम सुनते भी हैं माजी में बहुत ज़्यादा नाम शफीक मेंगल और इस तरह जी के मैं लोगों उन्हीं की का। बात कर रहा जी। हूँ। और अभी भी लाइक वो जो जिनको खारान में जाके उन्होंने घर में बीएलए वालों ने अटैक किया और मार दिया, वो जो शाहिद मुल्ला जई समथिंग नाम था, अपने 8 गार्ड समेत। तो क्या आपको लगता है कि अब जिस स्केल पर
ये BLA वाले आके अटैक कर रहे हैं, इतनी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाद ये लश्कर एग्जिस्ट भी कर सकेंगे, सर्वाइव भी कर सकेंगे? क्योंकि अगर पहले तो होता था कि 8-10 से लड़ना होता था, अब अगर वो आते ही 50-50, 100-100 के नंबर में है, तो ये तो आउट नंबर्ड हो गए हैं। बिल्कुल आउट नंबर्ड हो गए, चैलेंज बनेगा। लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे जो प्रो स्टेट सरदार हैं उनका इन्फ्लुएंस तो है। कुछ छोटी जो पॉकेट्स हैं, और वो जो पूरा वेस्टर्न बलूचिस्तान है, ये बारखान से लेके डेरा बुक्टी, मरी, और ये पूरा झल मक्सी, लसबेला, ये कम मुतासर है इससे। तो वो तो एक बेल्ट है। फिर मकरान के अंदर भी छोटी सी पॉकेट्स हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है। वो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बहरहाल बहुत बढ़ जाएगा, और लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि जो BLA के साथ नहीं भी हैं उस सेंटिमेंट के साथ, वो भी अब खुल के उसका जिक्र नहीं कर पाते। अच्छा आमिर भाई, लास्ट टाइम आपने जो आपका वीकली डॉन में आर्टिकल आता है, आपने उसमें एक बात लिखी जो मेरे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। मैं अपने वीलॉग्स में उसका जिक्र करता हूँ। आपने कहा कि मैं कोयटा गया और मेरे लिए सबसे बड़ी जो कोयटा के अंदर जो आपके लिए जो एक तकलीफ़ का बायस था, वो जो था कि आपने कहा कोयटा खामोश हो गया, लोग बात नहीं कर रहे। ये क्या वजह है? क्या आपने फील किया? ज़रा अगर आप वो एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, वो मैं कोयटा कई 2 दहाइयों से शायद हो गए हैं वो आते जाते हुए उधर। फ्रीक्वेंटली विजिट करते हाँ हैं आप? बिल्कुल, जी मेरे दोस्त हैं, आप जानते हैं, काफ़ी सारे कॉमन हमारे दोस्त हैं। जी और हमारे हज़ारा दोस्त भी हैं, बलोच भी हैं, पश्तून भी हैं, उधर जो हमारे वहाँ आकर पंजाबी हैं वो भी हैं। तो हम घूमते रहे, बाज़ारों में घूमते हैं हमेशा जब भी हम जाते हैं, और लोगों से बात होती है बाज़ारों में भी। तो अब एक बिल्कुल अजीब सा था। लोग पहले बोलते थे, शिकायत करते थे, गिला वो करते थे गिला करते थे, तुम हुकूमत का। इस्लामाबाद से आए हो। तो वो हमें रियासत का नुमाइंदा समझ के हमें गाली देते थे, तो उनको लगता था कि शायद उनकी गालियां हम आगे पहुंचा देंगे। तो वो, लेकिन अब या तो उनका कथारसिस हो जाता था, कैथारसिस हो हमें बुरा जाता भला था, कह के। बिल्कुल ऐसा वो था। लेकिन अब भी इस मर्तबा बहुत ही खौफनाक सूरत हाल मुझे लगी। एक तो रेड जोन के अंदर पूरा उन्होंने नेट किए हुए थे कि कोई ग्रेनेड का हमला ना हो जाए, कोई फेंक ना दे, ड्रोन से बचाव के लिए। शहर एक पूरा एक जंगी माहौल का। फिर जगह जगह पे रास्ते भी ब्लॉक जो हैं वो पुराना मलबा फेंक के सड़कें ब्लॉक की हुई, कोई प्रॉपर तरीके से ब्लॉक भी नहीं है। लेकिन लंबी लंबी लाइनें थीं कोयटा में ट्रैफिक जैम्स की। पहले ये होता था कि हारन बज रहा है, कोई लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हैरान कुन था कि लोग इस मर्तबा जो है बड़ी बग़ैर किसी तकलीफ़ के ये तकलीफ़ सह रहे थे। उनको लग रहा था कि इनको एहसास ही नहीं है कि हो क्या रहा है। और एक तो ये भी था, अभी अफ़गान जो गए हैं उधर कोयटा शहर से, कई बाज़ार जो हैं वो ख़ाली हुए हैं वहाँ पे। तो एक तो उसकी भी वजह थी कि लेकिन लंबी लाइनें तो उस वजह से नहीं लंबी लग सकती लाइनें गाड़ियों नहीं की। लग सकती। तो वो एक बहुत ही, और जिन लोगों से बात हुई अब वो बात करते नहीं, अब शिकायत नहीं करते। क्या इसकी वजह आमिर भाई ये है कि हमने जो शिकायत करते थे, हमने उनको भी उस ब्रैकेट में डाल दिया कि ये तो वो टेररिस्ट के सिंपथाइजर हैं, हाँ। ये तो एंटी स्टेट लोग हैं, ये तो वफाक के खिलाफ मौकफ रखते हैं, तो ये सेपरेटिस्ट हैं कहीं? क्या इस वजह से लोग खामोश हो गए कि भाई अब तो बात करने पर भी ये हाँ, लेबल लग जाएगा? बिल्कुल, जो रियासत के हामी सरदार हैं, लोग हैं, तो वो जब देखते हैं लोग कि ये तो वो लोग हैं जो रियासत के साथ हैं, और ये इन लोगों का किरदार क्या है, तो वो ज़ाहिर है कि नेगेटिव। इसमें एक चीज़ है, चीनी वो लेंगे आप? मैं नहीं, चीनी नहीं, हाँ। बहुत शुक्रिया। तो वो कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को पेश किया कि वो बलूचिस्तान को जानते हैं, समझते हैं, और वो पूरी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के आर्किटेक्ट बन गए। और उन्होंने रियासत को मिसलीड किया, या रियासत जो चाहती थी कि एक बड़ा फ्रेमवर्क हो जिसमें हर चीज़ डंडे से कंट्रोल हो, उसको इंडोर्स किया, और बल्कि उसको अगले लेवल के ऊपर लेके गए। इनको पीस स्टडीज़ में, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में कहते हैं ये स्पॉइलर ऑफ पीस। और रियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि वो स्पॉइलर से बचे। और क्योंकि जब स्पॉइलर होते हैं तो वो अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि वो शायद उनके पास हल है और वही अमन ला सकते हैं। वो यहाँ पे प्रोसेस बलूचिस्तान में हुआ। लोग वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आला बन गए, और रियासत को कहा कि ये जो
इनके दरमियान है, हमारे और बीएलए के दहशतगर्द के दरमियान, पहले इनको तो ख़त्म करो, ताकि ये ख़त्म होंगे तो फिर हमारी जंग होगी, तो उनको तो हमारे हराना जो है मसला ही नहीं है, पहले इनको ख़त्म करें। उस जो चक्कर में ग्रीवियंसेस वाले हैं उनको खत्म करें। हाँ कर दें। उन्होंने कहा कि ये ग्रे एरियाज ख़त्म कर दें, इसमें आप मालिक साहब को फारिग कर दें, उनको अफ़गानी से इलेक्शन हरवा दें, मेंगल साहब के साथ जो कुछ किया, फिर महारंग के साथ जो कुछ हुआ, वो एक पूरी एक लंबी कहानी है। और रियासत ने उस एरिया को, जो एक बहुत बड़ा कुशन था रियासत के और जो नाराज़ लोग हैं उनके दरमियान में, इन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। और ये जो कुछ आज हो रहा है बलूचिस्तान में, ये ज़िम्मेदार ये उसमें हैं बराबर के, ये स्पॉयलर्स। ये स्पॉयलर्स इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने उस ग्रे एरियाज़ को ख़त्म कर दिया। अब आपने वहाँ उनके साथ देखें, जब दो फरीक होते हैं ना, उसमें बात ये होती है कि आप मुझे क्या देंगे, मैं आपको क्या दूंगा। ये किसके दरमियान होती है बात, लेन देन किस में होता है? ये जो रियासत होती है और जो रिसीविंग नहीं, एंड पे फ्रीक दो होता फ्रीक जो, अब एक छोटा फ्रीक भी है, वो अपने आप को समझता है कि मैं भी इसी लेवल का हूँ, मैं तो गिव एंड टेक के ऊपर करूँगा। उसको जो चीज़ कमज़ोर करती है वो दरमियान में ग्रे एरिया है, जो उनके बिहाफ के ऊपर रियासत से बात कर रहा होता है, उनके सेंटिमेंट्स को भी, रियासत का उनके साथ रब्ता नहीं होता। ट्रू। तो वो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया उस फैब्रिक को बलोच सोसाइटी से। मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उनको दीवार से लगा दिया। और अब ना ये ज़िम्मेदारी मानेंगे, जो कत्लो गारत है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद हो रहे हैं, उसके मेरा ख्याल है ये भी ज़िम्मेदार है। ये स्पॉयलर्स। ये तो मुझे आमिर भाई आपकी बात से एक ऐसा तासुर मिला है, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत समझा हूँ, कि इट्स लाइक के मैं रियासत हूँ, हम्म, मुझे खदशात हैं कि यहाँ पर मेरे एक एंटी सेंटिमेंट पाया जाता है, और मैं उसको असेस करने की बजाय ऐसे लोगों पर रिलाय कर बैठा हूँ जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, हम्म, जिन्होंने मुझे मजीद डराया कि ये तो आपको मार देंगे, हम्म, ये तो मुल्क तोड़ देंगे, इनको क्रश करना है। और फिर क्रश करने के लिए मैंने उन्हीं लोगों पर रिलाय किया, उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो कोई चीफ मिनिस्टर हम्म। बन गया, तो कोई कुछ बन गया। और वो ऐसे गलत अदादोशुमार जो आपने अदादोशुमार कह रहे थे ना, 5,000, मैं इसलिए इसके ऊपर ख़ास तौर पे इंसर्जेंसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मैटर नहीं करते। ऑपरेशन के लिए करते होंगे कि अगर आपने अटैक करना है सामने, वहाँ देखें यार चौकी में कितने लोग हैं, ऊपर जो बैठे हुए हैं पहाड़ पे मिलिटेंट कितने। कितने बैठे हैं, तो वो आपका वो वहाँ पे मैटर करता है ऑपरेशन के लिए। लेकिन ये बड़े कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इन लोगों ने मैनिपुलेट करके डाटा और कच्चा पक्का सबक पढ़ के किताबें, और शो ये किया कि इनको बहुत पता है दुनिया का, हाँ। और इन्होंने बहुत पढ़ लिया है। और कई मामलों में ये भी हुआ कि इन्होंने बिल्कुल उलट मिसालें पेश की कि दुनिया में तो इस तरह हो रहा है, हालांकि वहाँ पे बिल्कुल उसके बिल्कुल बरक्स हो रहा था। ये खुद मैं विटनेस हूँ बहुत सारी चीज़ों का, मैं आपको बताना नहीं चाहता इसमें। तो और भी बहुत सारी एक लोग हैं इनके अलावा भी, जो ये पूरा चूरन यहाँ पे बेचते हैं। और सिक्योरिटी इदारों का जो है वो एक थॉट प्रोसेस तो उनके अंदर होता है, लेकिन वो थॉट प्रोसेस ऑपरेशन के लिए तो बिल्कुल ठीक होता है, जो कन्फाइन लिमिटेड चाहिए होता है। कि पॉलिटिकल प्रोसेस इंसर्जेंसी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल जहन चाहिए होता है, जो ऑपरेशंस को भी समझता हो, जो सियासत को भी समझता हो। वो इन लोगों ने आके उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि रियासत के अंदर आपके पास पॉलिटिकल एलिमेंट कम है, तो आए हम आपको वो सपोर्ट फराहम करते हैं। तो वो उन्होंने किया। और चूंकि वो पूरा प्रोसेस ही फ्लॉड था, इनके अपने इंटरेस्ट थे और ये स्पॉइलर थे, इससे इन्होंने अपनी ताकत गेन की, इन्होंने अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। कोई सरदार कबीले का बनना चाहता था, कोई जो है वो बहुत बड़ी एक कंपनी का मालिक बनना चाहता था। तो ये सारे सबके अपने अपने छोटे छोटे एम्बिशंस। कोई दलाल बनना चाहता था, वो कोयटा जाके बैठ गया। तो ये सारे लोग रियासत ने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए। और ये वो लोग हैं जिनको आम बलोची जो शऊर की आंख खोलता है, वो उसको पता है कि इन लोगों का किरदार क्या है। और जब वो रियासत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो वो तो जाहिर है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ ही नफ़रत होगी ना फिर। हाँ, वो हाँ, बलोच सोचेगा कि ये हाँ, रियासत लाई भी है तो ये लाई है हाँ। हमारे लिए। और वो तो समझे कि यही रियासत है ना, हाँ। वो तो उसको अलावा तो उसकी पहचान नहीं है रियासत के। अच्छा आमिर भाई, जैसे आपने बात की, ये मिसाल दी, लाइक क्या हम इसको, आपने कहा कि
वो एक कन्फाइंड उसमें सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में तो थॉट प्रोसेस ठीक होता है, जहाँ पे आप अगर हालते जंग में आ गए हैं, कोई अटैक आ गया तो यू रिटेलिएट, या आप खुद से कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इसको इस नज़र से भी देख सकते हैं कि मुझे ये लगता है हमेशा से, एंड आई कैन बी रॉन्ग क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, कि जो फौज या उससे मुंसलिक इदारे होते हैं, उसकी निस्बत जो पुलिस होती है, उसकी ग्राउंड की जो पब्लिक डीलिंग होती है वो बेहतर होती है, क्योंकि वो डे वन से ट्रेन ही पब्लिक डीलिंग के लिए होते हैं। थानों में लोगों ने आना होता है, उन्होंने जाना होता है, तफ्तीशें करनी होती हैं, फलाने दे एज कम्पेयर टू देम जो हमारे बड़े सिक्योरिटी इदारे होते हैं, वो तो एक जंग के लिए ट्रेंड होते हैं। उनके लिए तो होता है कि अगर वो थ्रेट कहीं पे परसीव करेंगे तो उन्होंने उस जगह को डिस्ट्रॉय करना है, उन्होंने उस जगह पर अपनी रिट कायम करनी है, कब्जा करना है। तो वो भी शायद एक एलिमेंट था कि वो हमारे सिक्योरिटी इदारे जो पब्लिक को कैसे डील करना था, अवाम के साथ कैसे एंगेज करना था, ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये कैसे चलने देना था, वो उसको भी शायद उस तरह से नहीं समझ पाए या उसको नहीं चला पाए। अब वो बिल्कुल इसमें ठीक है। अभी अ, जो लेवीज़ का स्ट्रक्चर ख़त्म किया, बी एरियाज़ को ए में पूरे बलूचिस्तान में ख़त्म किया, ये ट्रांजिशन चल रही है कि पुलिसिंग का सिस्टम लेके आया जाए। क्योंकि हुकूमत का कहना ये है कि लेवीज़ का जो सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसमें मुकामी जो सरदार थे उनकी पसंद के लोग आते थे, उसमें ऐसे लोग भी आ जाते थे जो इनको लगता था कि दूसरे नुक्ते नज़र के हैं। लेकिन बहरहाल वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिटी पुलिसिंग का मामला था। और बलूचिस्तान की जिस तरीके की जियोग्राफी है, स्प्रेड है, डेमोग्राफिक, उसमें लेवीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहिए था ताकि वो एक इफेक्टिव रिस्पांस कर सके। इन्होंने उसको ख़त्म करके लेविस को उसमें मर्ज कर दिया। उनको जो नहीं आना चाह रहे उनको गोल्डन शेक दे रहे हैं और ये समझते हैं कि पुलिस से ये मसला हल हो जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि पुलिस से, वो अर्बन टेररिज्म का एक फिनोमिनन है, उसके अंदर बहुत इफेक्टिव होती है। अब अमेरिका में जो ये पूरा होमलैंड सिक्योरिटी है, ये एक बड़ा कोहेसिव इदारा है जिसमें पुलिसिंग, पुलिस के डिपार्टमेंट्स और पैरामिलिट्रीज, ये सारे उसका किसी ना किसी से CIA FBI हिस्सा है। लेकिन ये समझना कि पुलिस ख़त्म कर देगी इस मसले को, ये मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी जो है होती ही प्राइमरीली पैरामिलिट्री से ही इसको डील करना चाहिए। अर्बन एरियाज़ के अंदर पुलिस इफेक्टिव होती है, जैसे कोयटा के अंदर पुलिस जो है कम्युनिटी पुलिसिंग का भी वो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही होती है। वो थ्रेट की निशानदेही भी कर रही होती है, जो इन्फॉर्मेशन वो पास करती है फिर आगे इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही होती है। तो वो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव इकट्ठे हो रहे होते हैं डिसीजन मेकर्स के पास। तो यहाँ पे वो ये असूल लागू नहीं होता कि पुलिस से ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी KP में या बलूचिस्तान के अंदर। हाँ, अगर आप कहें कि कराची के अंदर हो रहा है तो चलें पुलिस कर लेगी, क्योंकि ये पूरा क्रिमिनल मिलिटेंट नेक्सस है और इसको करनी चाहिए, पुलिस को कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। CTDs हैं और स्पेशलाइज्ड पुलिस के पास विंग्स हैं, ऑपरेशनल विंग्स हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल नहीं है। अभी तो पुलिस बन रही है और अभी पुलिस ने डिप्लॉय होना है, अभी तो थाने बनने हैं और थाने बनेंगे, उसमें होगा क्या, एक लंबी कहानी होगी। देखें, जब ये पूरा आप पूरी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर रहे हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, बलूचिस्तान तो वैसे ही एक वो दलदल है करप्शन की, उसमें अब कितनी करप्शन होगी, कितने बनेंगे। आपको एक मिसाल दूं, जब स्वात में ऑपरेशन चल रहा था तो स्वात में उससे पहले बहुत दुनिया से पैसा आ रहा था, NGOs, INGOs, यूरोप, अमेरिका, यहाँ पे एजुकेशन में, हेल्थ में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। और फिर बहुत सारी जो जाली NGOs ये करती थी कि वो स्कूल बनाती थी, छोटा सा सिंबॉलिक सा खुद ही गिरा के, कोई ग्रेनेड्स लगा के बारूद से कहते कि स्कूल गिर गया है, ठीक है। तो और अब फंडिंग खा जाते थे। फंड खा जाते थे। अब बलूचिस्तान में क्यों नहीं ये हो सकता? उसका तो ऑडिट भी नहीं हो सकता कि पुलिस स्टेशन बना है, चौकी बनी है, कहाँ गई, कैसे हुआ। ये तो सारे ये जो काम कर रही हैं रियासत, ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं और सारे, इनको पैरेलल चलने चाहिए था कि आपके पास इफेक्टिव ऑपरेशनल स्ट्रेटजी हो, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो, फिर ये भी साथ करते जाएं। आप समझते हैं कि ये वाला काम कर लें जिसके अंदर से जो है वो स्पाइलर्स को फ़ायदा होगा, कुछ क्रोनीस को होगा, कुछ इर्द वालों को होगा, ऊपर वालों को, कुछ नीचे वालों को। उस फ़ायदे के लिए एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है ना कॉन्फ्लिक्ट की।
उसको चेंज तो करना पड़ेगा ना पॉलिटिकल इकोनॉमी को। तो उसके अंदर आप स्टेक होल्डर भी नहीं बना रहे, ना चेंज करना चाह रहे हैं, एक ही तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और समझते हैं कि रिजल्ट इस दफ़ा डिफरेंट होगा। नहीं होगा। अच्छा, अमर भाई, एक चीज़ अब ज़रा सेंटिमेंट पे आ जाएं। ये क्या सेंटिमेंट है बलूचिस्तान में जो आप कह सकते हैं कि अब जो वहाँ पर बदमनी है उसके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनता जा रहा है? क्या सेंटिमेंट है बलूचों का और क्या उनके गिले शिकवे हैं जो आप जाते हैं और ये वुमन इंटरेक्ट करते हम्म, हैं? ये तो मैंने बताया, तो ये सारा उसी का तो रिफ्लेक्शन है। इंसर्जेंसी बढ़ी इसीलिए रही है। हम इसको दहशत गर्दी नहीं कह रहे, हम इसको इंसर्जेंसी कह रहे हैं। इसका मतलब शोरिश है, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है एक बड़े तबके के सेंटिमेंट्स को। या जो खामोश भी हैं, डिसएग्री भी करते हैं, तो इनकी कुवत इतनी बढ़ गई है कि वो अपना डिसेंट नोट भी नहीं दे सकते। तो ये सेंटिमेंट है। इन BLA हम्म, वगैरह ग्रुपों की इतनी बढ़ गई है कि वो बिल्कुल। इनसे भी जो इख्तलाफ रखते हैं वो भी चुप हो गए हैं। वो चुप हो गए और वो फिर बाकियों ने वो रोड भी कर दिया है। तो सेंटिमेंट तो बहुत ही डिफरेंट है बलूचिस्तान में इस वक्त। लाइक किन चीज़ों पर, एक मिसिंग पर्सन का जैसे आपने कोट किया, हम्म। और क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जो जो आम बलूच को बहुत बादर कर रहे हैं, वहाँ की यूथ को बहुत देखिए, बादर कर हर रहे हैं? दौर के अंदर मुख्तलिफ इशू रहे हैं। तो जब ये पूरा मुशर्रफ के दौर में, भुट्टो साहब से पहले, भुट्टो साहब की शहादत के बाद जो मामला थे, वो रिसोर्सेज तक की लड़ाई थी। अच्छा, ये लेजिस्लेशन हो रही है, उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बराम बाग भी था, बख्तियार डोमकी भी था, ये सारे लोग पार्लियामेंट के अंदर ही से तो निकले थे ना। ये भी अजीब बात है कि इंसर्जेंसी पार्लियामेंट बलूचिस्तान पार्लियामेंट से शुरू हुई और वहाँ से लोग निकले और वो पहाड़ों के ऊपर चले गए। तो वो उस वक्त रिजेंटमेंट और नोयत की थी। लेकिन जैसे भुट्टो साहब के बाद जो है वो ग्रेजुअली सूरत हाल और सेंटिमेंट जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। वो पंजाबियों के ख़िलाफ़ जाना शुरू हो गया, फिर उसको इदारों के ख़िलाफ़ जाना शुरू, पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअली जो है वो होती चली गई और यहाँ तक जो है अब सूरत हाल पहुँच गई है। अच्छा आमिर भाई, क्या जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक हमारे सिक्योरिटी इदारे जो इल्ज़ामात लगाते हैं, इवन के DGSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब भी कहते हैं कि ये जो BYC है हम्म, ये तो इन्हीं दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है, हम्म, और ये उनका वो आप कह लें कि एक सॉफ्ट हम्म, चेहरा है। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा है, और क्या आपको लगता है कि BYC बलूच यूथ को स्लोली वो धकेल रही है मिलिटेंसी की तरफ और रिक्रूटमेंट की, जिसे कहते हैं ना, वो आप हम्म, कह लें कि अर्ली रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो हम्म। फिर अल्टीमेटली उनको फोर्स देती है? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। मैं तो पहली बात ये कि उसे ऐसा नहीं समझता, और ना पीटीएम को। पीटीएम को भी आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। बीवाईसी के लिए भी वही आपकी पॉलिसी अप्रोच है। वो तो बिल्कुल, वो इनका जो बेस्ड है परसेप्शन, वो इसके ऊपर है कि इन्होंने रिलीजियस मिलिटेंसी को देखा कि लोग पहले जो है मस्जिद में जाते हैं, तबलीग की जमात में जाते हैं, वहाँ से एक फ़िरका वाराना कालेदम तंजीम के अंदर कुछ लोग चले जाते हैं, मेजॉरिटी उधर रहती है, थोड़े उधर चले जाते हैं, फिर उधर से उठ के कुछ दहशतगर्द तंजीमों में चले जाते हैं, कोई तालिबान में चला जाता है, कोई अलकायदा में चला जाता है, कोई जैश में चला जाता है। तो ये प्रोसेस उस तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन ये जो लेफ़्ट की इंसर्जेंसी होती है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट है पैराडाइम। वो उसने सबसे पहले, देखें इनके पास तो अकीदा है, अकीदे से उससे अपने सबसे पहले अपने पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ट्रैक्शन लानी होती है, लोग उसकी तरफ आए। और उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में चमक दमक आ नहीं सकती जब तक रियासत जो है उसको ज़्यादा लिफ्ट ना करवाए। अगर वो अपने काम से काम रखे और एहसास कर ले कि जी अभी हमें चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जो कुछ भी हैं चीज़ें प्रोसेस के अंदर चल रहा हो, लोगों को लग रहा हो कि कुछ ना कुछ कर रही है, चले 100% नहीं हुआ, 50% नहीं हुआ, 20% तो कर लिया रियासत ने, कहीं तीस ना कहीं फीसद सुन अगर लेती है और हमें। सुन लेती है, हमें सुन लेती है, तो वो फिर उसमें चमक दमक ख़त्म हो जाती है उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। तो वो चमक दमक कायम है उसके अंदर। तो ये जो रिक्रूटमेंट का पैटर्न के BYC से, BYC एक राइट्स की मूवमेंट है, कोई सियासी तहरीक नहीं है। और ये उस तरीके की भी कोई सियासी जमात नहीं है जिसकी कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज मेंबरशिप हो, ये हो। वो एक सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है।
दो सेंटिमेंट है, एक तो मिसिंग फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद है बलूचिस्तान में, फिर उस नहर दूसरे नंबर पे वो जिनको वाकई लगता है कि ये जेन्युइन इशू है, हमें उसके साथ जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये नेशनलिस्ट फोर्सेस ये तो वीक हो गई हैं, ये कुछ नहीं कर रही, ये तो रियासत के साथ मिल गई है, रियासत ने इनको दीवार से लगा दिया है, तो अब यही हमारी आवाज़ उस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये आपके पास वो जो स्पॉयलर्स ने स्पेस लूज़ की थी रियासत के और उनके दरमियान, BYC ने उसको आके क्रिएट करने की कोशिश की है, बजाय आप इसके कि उस स्पेस को बढ़ाएं, को गेन करें, उनको डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, आपने उसी को जो है दोबारा से क्रश करना शुरू कर दिया। और मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि जो एक बात और हमें कही जाती है कि ये जी मिसिंग पर्सन इशू के ऊपर कि जी कोई मिसिंग पर्सन नहीं है, हम्म, ये सेल्फ मिसिंग लोग हैं वहाँ पर, हम्म, या ये तो मिलिटेंट्स के पास गए हुए हैं, ऊपर पहाड़ों पर हैं और जब हम मारते हैं तो उनमें हमें मिलते हैं। और ये BYC वाला झूठा प्रोपोगंडा करते हैं, हमें कहा जाता है जी पूरी दुनिया में मिसिंग लोग होते हैं, अमेरिका में इतने लाख हैं और इधर बरतानिया में इतने हैं, वहाँ पर तो कोई इस तरह के ना तो मूवमेंट्स चलती हैं, ना ही TV चैनल्स उस तरह रिपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्या है? तो ये हाँ, वो एक मैंने आपको कहा था ना कि एक स्पॉइलर को मैंने झूठी कहानी गढ़ते हुए भी देखा, एक से ज़्यादा मर्तबा देखा। उसमें कहानी ये भी थी कि UN का जो क्राइटेरिया है वो मिसिंग पर्सनस के ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों में कैसे हो रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान तक तो कन्फाइन नहीं है, तो उसके अंदर उनकी कोशिश ये थी कि वो जो क्राइटेरिया UN का उसके ऊपर ये मिसिंग पर्सनस के ऊपर पूरा नहीं उतरते। वो भी फिर नंबर्स की सारी वो बातें कर रहे थे, वो बिल्कुल मुतज़ाद जो है वो बात कर रहे थे। तो वो मिसिंग पर्सनस का इशू सीरियस है, तो रियासत को उसको डील करना चाहिए था। अगर उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो स्पॉइलर से मुझे याद आया, कि दुनिया कहती है कि आप एक, ये वो बात है जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए, प्रूफ चाहिए, काउंटर प्रूफ चाहिए। सिविल सोसाइटी है एक लेजिटिमेट, आपको पता है मिस बलोच वाइस फॉर मिसिंग पर्सनस, उसको तो कोर्ट की भी है, बैकिंग है, उसका डाटा है, उसके ऊपर रहमान मलिक ने भी प्रोसेस किया। अब रियासत के डाटा को उसके डाटा को कंपेयर करना चाहिए। जावेद इकबाल जस्टिस ने उसके साथ जो मैनिपुलेशन की वो एक कहानी अलग है उसके साथ। अब उस डाटा को मैच करना चाहिए उनके, और उसका कम अज़ कम ये तो देखें कि आपने अभी तक जो ऑपरेशंस हुए, जो लोग आइडेंटिफाई हुए, उनको आप उसमें डालते जाएं कि अच्छा ये मिसिंग पर्सन में थे, ये नहीं थे। ये ओपन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके लिए अब डाटाबेस, वेबसाइट, ऑनलाइन रखना क्या इशू है? अगर इसमें रियासत ठीक है, दुरुस्त है कि जी कि ये लोग पहाड़ों में हैं, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये मिसिंग पर्सन में आपने ये नाम दिया था, ये उसका CNIC है, अब ये देखें ये बंदा यहाँ से हो गया। 2-4 हो सकता है, 10-12 हो सकते हैं, लेकिन सारे तो ऐसे नहीं हो सकते। तो वो अभी ये कानून लेके आई है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, अमेंडमेंट की है एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर। उसके अंदर वो बहुत ही खौफनाक है। वो इसलिए वो कहते हैं जी मुफ्ती साहब के इसके बाद बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का इशू ख़त्म हो जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से ख़त्म हो जाएगा। आज जो है वो फरवरी की एक गुजर गई है, आज 2 तारीख हो चुकी हुई है, तो अब देखते हैं कि आज के बाद मसला ख़त्म होगा क्या नहीं। कानून ये है कि आप जो है बग़ैर किसी सबूत के 90 दिन की कस्टडी, उसको 6 महीने से 8 महीने तक लेके जा सकते हैं, उसको और भी बढ़ा सकते हैं। टेक्निकली तो ये भी मिसिंग और पर्सन उसके अंदर ये कहा कि हम इस दौरान में उसके फैमिलीज़ को मिलने के लिए देंगे, लेकिन कुछ केसेस में ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है कि ये मिलना कैसे होगा, किस तरीके से होगा कि फैमिली को पता चलता रहे कि हो क्या रहा है। जबकि आप उसको ना फ्री ट्रायल का हक है, 90 दिन की कस्टडी जो ठीक है बहुत सारे मुल्कों के अंदर है, 30 डेज़ की, 15 डेज़ की, मुख्तलिफ, आपने 90 दिन रख लिया, अब प्रोड्यूस तो करें ना कोर्ट में। वो कोर्ट से नहीं वो रिमांड, हाँ, यहाँ पर तो ये कानून उन्होंने अभी नया बनाया है मिसिंग पर्सनस के खात्मे के लिए। वैसे तो वो कह रहे हैं कि वो हम इस तरह फैमिलीज़ को मिलने का राइट देंगे उस कानून के तहत। हाँ, मैं तो मुझे अभी वो ईमान मदारी और हादिली हम्म, चिट्ठा गिरफ्तार हैं, बिल्कुल। वो उनका राइट है कि हम्म, उनकी फैमिली विजिटेशन हो, उनके लॉयर्स की विजिटेशन हो,
वो यहाँ पे 2 हफ्ते से अलाउ नहीं कर रहे, तो आप खुद लगा लीजिए वहाँ पर बलूचिस्तान में बिल्कुल ये बिल्कुल उनको अलाउ करेंगे, जिनको ये उठाएंगे 90 दिन के लिए। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ और, अगर हम आगे आ रहे, अगर इन्हीं ग्रुपों पर आए, ये बीएलए वगैरह पे, आपने जैसे कहा कि ये वो लेफ्ट के हैं, ये वो रिलीजियस नहीं है, हम सुनते हैं कि ये कुर्दों से इंस्पायर हैं, और इनमें ये भी डिवीजन रही है कि सुसाइड बॉम्बिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा है, एग्जिस्ट करता है? ये देखिए, ये अब बड़ा कॉमन सा सवाल है, बार बार पूछा जाता है कि ये जो लेफ़्ट की तंजीमें हैं ये क्यों सुसाइड की तरफ आते हैं। असल में ये जो पूरा फ़दायीन, ये तो एक अरबी वर्ड आ गया, ये जो सुसाइड मिशंस हैं ये तो गुरिल्ला वारफेयर का पुराना हिस्सा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। यूरोप के अंदर भी अभी तो रिसेंटली आपने श्रीलंका में देखा ना, तमिल टाइगर्स जी का तो एक पूरी पूरी हिस्ट्री है। कोलंबिया में जो पूरी जो फ्राग की मूवमेंट चली उसके अंदर उन्होंने सुसाइड मिशन नहीं किए। तो कुर्द इसलिए ये एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं कि कुर्द भी उसी तरह के ही उसके क्रेडेंशियल्स हैं, लॉस्ट ट्राइब्स हैं सीरिया के, जैसे बलोच अपने आप को जोड़ते हैं, वो कहते हैं वी आर कज़न कज़न ट्राइब्स। तो उसमें फिर उनका कल्चर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो वो एक, और कुर्दों के अंदर एक लंबी तारीख है ये पूरी लेफ़्ट की मूवमेंट की, अब्दुल्ला अवजुलान की, उससे पहले, उसके बाद अभी सीरिया के अंदर, फिर अभी ईरान के अंदर जो है ये कुर्दों के इलाकों के अंदर वो जो मज़ाहिमत है वो वहाँ के लेफ़्ट के लोगों की है। तो वो एक फितरी तौर के ऊपर है, चूँकि करीब तरीन है, और इनका सिस्तान के ज़रिए वो राब्ता है, इंस्पिरेशन है। बहुत सारे लोग जो बलोच हैं वो डायस्पोरा में हैं, वो अमान में है, दुबई में है, कुवैत में है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है इंस्पिरेशन लेने का, और ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है। अगर कोई टीटीपी अलकायदा से मुतासर हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती, जबकि पूरा इनका लिटरेचर भी एक ही तरह का है। पूरा एंटी कॉलोनियल लिटरेचर जो है फ्रांस फैनन का, और पूरा माओ जे तुंग, वैसे चाइना के ख़िलाफ़ हैं लेकिन माओ जे तुंग अभी भी लॉन्ग मार्च इनकी स्ट्रेटजी के अंदर पॉलिटिकल भी और गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक वही पढ़ते हैं। तो सारे कॉमन चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनकी चीज़ें तो इंस्पिरेशन होंगी। जो पिछले लसबेला के अंदर हुआ था अटैक, वो जालान के नाम से किया था, वो निस्बत थी पुरानी, तो वो थोड़ा सा सिंबॉलिक चीज़ें हो जाती हैं उसमें, लेकिन उससे कोई इकट्ठी नहीं होती। उधर तो कुर्दों की तो तहरीक ख़त्म हो रही है, जी, वो उन्होंने तो सरेंडर सीरियन कर दिया आर्मी है। में मर्ज हो रहे हैं, हाँ, और वो हो रहे हैं, वो तो तुर्की में उन्होंने डिसाम होने का ऐलान कर दिया है। तो अगर इंस्पिरेशन लेनी है तो फिर बलोच जो है मसल्ह तंजीमों को चाहिए वो भी आएँ, वो हथियार डाल दें और रियासत से कि आए मुज़ाकरात करें। फिर एक चीज़ और जो बहुत हमारे यहाँ हमें बताई जाती है, वो है कि यहाँ पर भारत की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। हमें इवन के ईरान और गल्फ़ की भी, यूएई वगैरह की इन्वॉल्वमेंट का भी हिंट किया जाता है। क्या ऐसा है बलूचिस्तान में? इंडिया इन्वॉल्व है इन तंजीमों को फंड करने में, ट्रेन करने में, आर्म करने में? देखें, कल मैंने इसके ऊपर व्लॉग भी किया कि जिस वक्त मई का जब पिछले स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया के साथ, तो उस वक्त बीएलए ने एक अपना स्टेटमेंट जी रिलीज़ किया था 12 मई को। तो उसके ऊपर बड़ा शोर मचा। उन्होंने कहा कि जी, जब सीज़ फायर हुआ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सीज़ फायर नहीं करें, इस पे एतबार नहीं करें, ये तो सीज़ फायर को इसकी आदत है ब्रेक करने की, आए हम इधर से जो है वो उठते हैं तो आप इधर से। तो हम ये स्टेटमेंट थी। उससे पहले भी इस किस्म की स्टेटमेंट, फिर हम मोदी की स्टेटमेंट को भी कहते हैं, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी की और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन की शर्म उल शेख में मीटिंग हुई थी। तो उसमें एक डोजियर जो है वो शेयर किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, जिसको ऑफिशियली इंडिया ने एक्नॉलेज किया था कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, आज तक नहीं किया। और फिर ये अजीत डोभाल ने भी कहा। हाँ जी, कुलभूषण यादव, वो उसके अजीत डोभाल की स्ट्रेटजी, जी ये सारी चीज़ें वो हैं, लेकिन कितनी उसको मदद हासिल है ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, कितनी नहीं है। उसमें दो असेसमेंट्स हैं। एक असेसमेंट ये है कि इंडिया का मदाखलत तो है, लेकिन वो जो बलोच डायस्पोरा है उसके ज़रिए करता है। मसलन उनका जो गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल है, उनको फंडिंग देता है कि यूरोप के अंदर लॉबिंग करें और वो प्रोटेस्ट लॉन्च करें, बेसिस के सामने जाके खड़े हो जाएं। फिर एक ये कि एक ब्लैक होल है इस बलूचिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर,
जहाँ पे बहुत सारा पैसा आ रहा है, वो डायस्पोरा भी भेज रहा है, कोई और भी भेज रहा है। तो फेटफ के अंदर भी ये सवाल उठा था, तो वो है क्या, उसमें जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है। तो ये, लेकिन एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि बीएलए का लोकल रिसोर्सेज भी हैं। अगर सिर्फ फाइनेंसिस के ऊपर आए तो फाइनेंसिस के अंदर तो जितनी ये भत्ता है, लोकल लोग बताते हैं, मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहता, वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी भी, माइंस मिनरल्स वाले भी, जो ठेकेदार हैं, जो सी पैक के लिए भी काम करते हैं, अगर उनके एस्टिमेट्स पे जाएं तो उससे तो ये लगता है इनको पैसों की तो ज़रूरत नहीं है बाहर से। इनको, यहीं से इतना भत्ता जनरेट हाँ कर हाँ, लेते हैं। अगर ज़रूरत है तो दो चीज़ों की, एक ये कि पॉलिटिकल सपोर्ट की, वो मगरिब से मिले, इंडिया से मिले, ताकि ज़्यादा लेजिटिमेसी हो और रियासत को तकलीफ हो। एक ये उसकी है। दूसरा ये कि वेपन की और ट्रेनिंग वो जो है उसके सप्लाई हो। अब नेटो गई है अफ़गानिस्तान में, ये एक बहुत ढेर के ढेर लगे हुए हैं। ढेर के ढेर मुराद ये है कि आप अपनी पसंद का असला जाके ख़रीद सकते हैं। हम्म। तो अब इसको ना तो को आउटरेटली एक्सेप्ट किया जा सकता है जब तक पूरा एविडेंस ना हो, ना इसको रूल आउट किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें माजी में होती रही। असलम मच्छुका के दिल्ली में इलाज हुआ, फिर काबुल के अंदर इस तरह की चीज़ें हुई, फिर रहमान मलिक करजई को जाके मिले थे कि ये हरबियार को जो है वो हमारे हवाले कर दें, उसने कहा नहीं करूँगा, मैं इसको बाहर भेज देता हूँ। ये वो चीज़ें जो ऑन दी रिकॉर्ड हैं कि वो किन किन लोगों के साथ राब्ते में थे। तो ये इसमें से कोई सॉलिड एविडेंस अगर ये है, शर्मुल शाह कई जो डोजियर है वो पब्लिक कर देना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो बाहर एग्जाइल में जो मौजूद चंद बलोच वॉइसेस हैं, जैसे आपने हरबियार मरी और इनका जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि इस इंसर्जेंसी में ये भी एक प्लेयर हैं, या अब ये इनसे हट के ही एक शुरू एक वो उस पर जा चुके हैं, सरदारों से हट गई है ये? देखिए रेलिवेंस है उनकी बहुत ज़्यादा नहीं। तो चूँकि बलूचिस्तान मुख्तलिफ एरी उसका जो जोग्राफ़ी है वो बड़ी डिफरेंट है। डेरा बुगटी के अंदर जो कोशिश हो रही है, ये बुगटी साहब कर रहे हैं जो नए यूनिट बनाने के और नए ट्राइबल स्ट्रक्चरिंग, और ये एक भी है कि शायद ब्राह्म दाख वापस आना चाहता है। ठीक। इन- उनकी मिलिशिया यहाँ पे है, अभी तक वो एक्टिव है। फिर मरीज़ की यहाँ पे इस एरिया के अंदर मरीज़ के बगैर बीएलए नहीं चलता। बीएलए तो असल थी मरीज़ की, तो बशीर ज़ैब को आउटसोर्स हुई तो उसका यूनिट इतना बड़ा हो गया कि पूरी एक आर्मी की प्राइवेट आर्मी की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो है, लोग सुनते हैं मुख्तलिफ ट्राइब्स के अंदर, लेकिन जो इसको लीड कर रहे हैं उस वक्त वो सरदार नहीं है। जो 13 तक सरदार लीड कर रहे थे, 2013 से लेके ग्रेजुअली ये लीडरशिप जो पुराने स्टूडेंट लीडर थे बीएसओ के, बीएसओ आज़ाद के, वो उनके पास ये चली गई। और ये इसलिए गई कि बुगटी साहब मारे गए, ये हरबियार भी, ब्राह्मदाख और ये सब चले गए, बड़े बड़े कमांडर इनके वो ऑपरेशंस में मारे गए। तो वो एक बड़ा फितरी किस्म का गैप पैदा हो गया। और एक सेंटिमेंट ये याद रखना चाहिए कि ये जो बीएसओ नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, बेशक उनके लीडर सरदार हों, वो खुद सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। तो वो एक स्पेस बनी, तो वो कैप्चर कर ली है, लेकिन पूरी तरीके से वो ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा आमिर भाई, क्या इन सरदारों का जो अभी यहाँ पर लोकल इनकी क़यादत है, बीएलए जैसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, इनसे आपको लगता है कि राब्ता है और इन पर कोई इन्फ्लुएंस है इनका? बिल्कुल मुमकिन है, उसमें कोई अ, एक ये हमें याद रखना चाहिए कि ये जो बीएलए को शायद हम कोई अलकायदा टाइप की सिक्रेटिव टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, दाइश टाइप की, ये वो नहीं है। ये गुरिल्ला अपने आप को जब कहते हैं तो इनके बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं वो इतने हिडन नहीं है, इनको ट्रेस ना किया जा सकता। हो सकता है आपको लोगों के नामों का ना पता हो, बशीर ज़ैब, गुल रहमान के अलावा आपको हार्डली कोई तीसरा नाम आपको पता हो। वो कोड्स होंगे, वो होगा, वो तंजीमों के अंदर, गुरिल्ला तंजीमों के अंदर होता है। इनके राब्ते, कनेक्शंस, इनकी पब्लिकेशंस, उसमें कौन कौन से किस किस की पब्लिकेशन इकट्ठे आ रही हैं, कौन किसके साथ आ रहा है, कौन किसकी स्टेटमेंट को इंडोर्स कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत आसानी से आप उसको देख सकते हैं।
और राब्ते हैं, मुझे तो लगता है कि हैं, और अभी डिस्कनेक्ट नहीं है उनका बाहर वालों का। अच्छा, एक चीज़ और आमिर भाई जो मैं समझना चाहूँगा कि क्या ये जो BLA है, बलूचिस्तान के अलावा क्या ये अफ़गानिस्तान और ईरान में मौजूद हैं और वहाँ से आके अटैक्स करके वापस जाते हैं? क्या इस किस्म की है? ये रहे हैं हेलमंद में और कुछ एरियाज़ में, शायद कुछ फैमिलीज़ अभी भी हो अफ़गानिस्तान में। जब बशीर ज़बरदस्त था उस पे 2 मरतबा हमला भी हुआ। एक में तो हमने डिक्लेयर कर दिया था कि वो तो हलाक हो गया, लेकिन अभी आपने देखा ऑपरेशन उसने लीड किया, वहाँ पे शवाहिद थे। अब तालिबान जब आए तो उन्होंने 1-2 ऑपरेशन किए शुरू में इनके ख़िलाफ़। फिर सुनने में ये आया कि लोकल जो बलोच ट्राइब्स हैं वो तालिबान के पास गए कि हम भी आपके साथ रहे हैं, हमने आपको सपोर्ट किया है, ये हमारे मेहमान हैं, ये बलोच हैं, ये हमारी बलोच रवायात के, पख्तून रवायात के ख़िलाफ़ है। तो फिर तालिबान ने कहा ठीक है, ये यहाँ से ये रहेंगे लेकिन यहाँ से ऑपरेशंस वगैरह नहीं करेंगे। इस किस्म की ख़बरें वहाँ पे उस वक्त थी। फिर जो BLF है, अल्लाह नज़र की तंजीम, वो चूँकि ऑपरेट करती है वो पूरा इरानियन बॉर्डर के साथ, और उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहिए उसकी, क्योंकि ज़रा इसका एथनिक और रिलीजियस पहलू है। लेकिन ये कि उनकी फैमिली डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, यहाँ से उनके लिए ज़्यादा आसान है वहाँ पे मुंतकिल होना। जो 1 जनवरी 2024 का अटैक हुआ था वो भी BLF के ही जो अफिलिएटेड फैमिलीज़ थी उनके साथ के ऊपर अटैक हुआ था ईरान के अटैक के बाद। तो वहाँ पे BLF का है। उसके मतलब भी हम कहते हैं ईरान, ईरान की कितनी सपोर्ट है? ईरान की बाज़ाहिर यही सपोर्ट है, वो उनको अलाउ करते हैं कि आप आएँ, हमारी टेरिटरी यूज़ करें और चले जाएँ। और उनको कोई पैसा देते हैं, ऑयल देते हैं, क्या देते हैं, इसके बारे में मालूमात कम है। लेकिन ये है कि वहाँ पे वो उसको इस्तेमाल करते हैं ईरान की और उनकी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को। और चूँकि पोरस बॉर्डर है अफ़गानिस्तान पे तो चले, फिर भी बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा इन्होंने फेंसिंग की हुई है। इधर तो फेंसिंग जो है वो जहाँ पे की भी है वो भी इतनी स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि सॉइल टेक्सचर ही ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपकी एक लंबी अनप्रोटेक्टेड फेंसिंग को। अच्छा, आमिर भाई मैं थोड़ा-सा आपसे अफ़गानिस्तान और KP के मामलात भी जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आखिर में मैं चाहूँगा ये बलूचिस्तान को कंक्लूड करते हुए, सॉल्यूशन क्या है? जहाँ पर हम पहुँच गए हैं, यहाँ मैंने से वापसी का कोई रास्ता है? मैंने वो बताया कि ये लंबा रास्ता है, और ये जो कोलंबिया के अंदर अभी सीज़ फायर हुआ इसके नेगोशिएट करने में इसको लगे हैं 2018 से 25, कितने साल हो गए सीज़ फायर सिर्फ? 7 साल। 7 साल। अभी हम वहाँ उन लेवल पे नहीं बलोच इंसर्जेंसी पहुँची जितने सीरियस लेवल के ऊपर वो थी। अभी भी आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, वो जो हम कह रहे हैं कि जो आपने ग्रे एरियाज़ को ख़त्म कर दिया हुआ है हुँ, उसको नेचुरली दोबारा से आगे आने दें, हुँ। उसको अपनी स्पेस बनाने दें, तो वो रियासत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, अवाम के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें महारंग की स्पेस है, उसमें जो मेंगल साहब की है, मालिक साहब की है, उसमें जो मौलवी हैं उनकी स्पेस जितनी बनती है उनको उनको मिलनी चाहिए। उसमें जो कुछ सरदार हुकूमत के साथ हैं उसमें से सारे बुरे नहीं हैं, एक दो उसमें ठीक भी हो सकते हैं तो अगर ढूंढें तो वो स्पेस बहरहाल है, उसको बढ़ाना चाहिए। और ये जो हम डायलॉग की बात करते हैं, ये मैं बताऊँ, ये एक बड़ा गुमराह कुन किस्म का है कि जी हम किसके साथ बात करें, बशीर ज़ेब से, वो तो करना ही नहीं चाहते। उनको तो लग रहा है कि बस यही हमारी आखिरी मंजिल है। जो डायलॉग आपने करना होता है अवाम के साथ करना होता है, वो उसका डायलॉग करने का वो तरीका नहीं कि आप जाके लेक्चर देना शुरू कर दें 4-4 5-5 घंटे और डांटना शुरू कर दें और छड़ी लेके जाएं, और वो डायलॉग नहीं होता। डायलॉग होता है कि सियासी पार्टियां बैठ रही होती हैं, मुसलसल गोल मेज़ चल रही है, प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुला ली है, फिर अगली इस वक्त होगी, वो कुछ एक्टिविटी चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही। लेक्चर से जो है वो लेक्चर जो है डायलॉग नहीं होता, ये याद रखें, और ना ही ये डायलॉग का मुतबादिल है। तो जब डायलॉग होगा, ये उस प्रोसेस से डरते हैं कि डायलॉग में होगा क्या। शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान पे APC बुला ली, बेंगल साहब कहेंगे अच्छा यहाँ पे हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है माइंस मिनरल्स के अंदर,
कोई एक मौलवी साहब उठ के कहेंगे मेरी सड़क का ये इतने पैसे खा गए, तो आएंगे ना बातें। बिल्कुल। लेकिन वो रियासत के ख़िलाफ़ तो इसमें से कोई बात नहीं। अगर कोई करप्शन को पिन पॉइंट कर रहा है, अगर कहीं कोई पॉलिसी का कोई फेलियर है, वो तो बातें आएंगी, उन पे तो गुफ्तगू होगी, वो आप नहीं रोक सकते। तो वो डायलॉग ज़रूरी है, इस वक्त वो मिसिंग है, वही वो ग्रे एरियाज़ को बढ़ाएगा और कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आना शुरू। और वैसे आपको लगता है कि ये जो बलूचिस्तान में पिछले कुछ इलेक्शंस हुए, मैं सिर्फ 2024 के इलेक्शन की बात नहीं करूँगा, इसको भी इंक्लूड करके 2018 भी जाए इससे पहले, आपको लगता है इन इलेक्शंस ने भी बलोच अवाम की उम्मीद ख़त्म की है निज़ाम से और बहुत वफाक ज़्यादा, से? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये हम 2021-22 तक बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे मकरान रीजन में, केच डिस्ट्रिक्ट्स में लोग कहते थे जी कि हमारे दो मसले हैं, हमें कर दें तो हमें रियासत से कोई मसला नहीं। वो क्या, वो कहते फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें हमें एक, और मिसिंग पर्सनस के इशू को देख लें। अब बात उससे आगे निकल गई। अब बात उससे आगे निकल गई। बहुत शुक्रिया अमर भाई, इस टॉपिक से ज़रा मैं आगे आऊँगा। मुझे ये बताइए, ये जो अफ़गान तालिबान वाली पॉलिसी है, एक तो बड़ी वो हमें अब नज़र ही आ रही है कि हमारी फायर बैक कर गई। अब वो जिनके आने की हम फतह का जश्न मना रहे थे, अब उन्हीं के दम को रो रहे हैं। लेकिन क्या हम अफ़गान तालिबान को फिक्स कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं उस जगह के ऊपर कि या तो वो टीटीपी को अबंडन करें और या फिर उनके हाथ से इक़्तिदार ही जाता रहे? ला सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं उससे मुमकिन नहीं, क्योंकि आपने पूरा जो अप्रोच है कि मसले को हथौड़े से ही हल करना है, कील ठोंकनी है, तो वो नहीं होगा। तो उसमें वही फिर मसला है कि पॉलिटिकल अप्रोच का होना। पूरी दुनिया ने देखा है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आप जंग भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब दो रियासतें हैं तो आपस में मामलात भी करती हैं, बातचीत भी रखती हैं, उसको बंद नहीं करती। आपने पहले बंद किया, फिर आपके दोस्तों ने कहा कि बात करें, तो फिर आपने पहले चाइना के कहने के ऊपर बात की, फिर वो बात नहीं चली। और पहली बात तो ये कि जो तालिबान का माइंडसेट है वो पाकिस्तानी माइंडसेट से बड़ा मिलता जुलता है। वो भी नहीं बात करना चाहते, एक दूसरे के करपलिका हैं, कहीं पे ये हर्डल डाल देते हैं, कहीं पे वो नहीं मानते। तो कतर आ गया, तुर्की आ गया, अब सऊदी अरब का प्रोसेस चल रहा है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए हैं दोनों तरफ, अभी ये बातचीत हो रही है। इम्कानात कम है इसके अंदर कि ये चीज़ें जो हैं वो जाएंगी। और आपके वो बड़े बड़े जो ख्वाब थे कि कनेक्टिविटी होगी, ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट्स होंगे, और ये वहाँ से गैस पाइपलाइन आएगी, इधर से ये होगा वो होगा, तो वो सारे शटर्ड हो गए हैं। और सिर्फ ये कि आपने एक पूरा आके पैराडाइम शिफ्ट कर दिया अपनी सिक्योरिटी अप्रोच का। सिक्योरिटी स्टेट जो है अपने उसके डीमेरिट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डीमेरिट वो होता है, ख़ास जो सिक्योरिटी स्टेट को भी वीक कर देता है, कि वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंट नहीं रहती, और आपको चेंज करती रहती है पॉलिसी। हम बज़ोर ताकत अफ़गान तालिबान को झुका सकते हैं? नहीं, वो तो अब नेटो ने नहीं किया, वो नहीं किया। वो देखें, बातचीत उनको आप ये इकोनॉमिक सेंक्शन से भी नहीं कर सकते जो भी चल रहा है। बॉर्डर क्लोजर। हाँ, अफगान रेफ्यूजीज़ के ऊपर से भी अब वो जितना मर्ज़ी कर लें, प्रेशर बढ़ा लें, उससे भी नहीं हो सकता। उसके अंदर आप चाइना से जितना मर्ज़ी दबाव डलवाएं, सेंट्रल एशिया से डलवाएं, उससे नहीं हो सकता। आप एरियल स्ट्राइक्स भी कर लें, उससे भी नहीं हो सकता। ये कि आप टीटीपी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, अंदर करें, अफ़गानिस्तान के बाहर करें, लेकिन आपकी पॉलिसी अप्रोच जो है वो रियासत को रियासत के साथ डील करने वाली होनी चाहिए। लेकिन तालिबान को शायद अभी तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसको, उनके रजीम को एक इंडिपेंडेंट रजीम के तौर पे मान नहीं सकी अपने अंदर से अभी तक। उनको लगता है कि ये तो हमारे लोग थे, अब ये देखें हमें आंखें दिखा रहे हैं। और वो लोग जो पहले तालिबान के हक़ में थे, रातों रात उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो उनके पुराने टीवी इंटरव्यूज़ देखें और अब के देखें, तो वो अप्रोच, ये रियासत का ये रवैया मेरा ख़्याल है कि ख़तरनाक है उसके ऊपर। और पाकिस्तान ने इसके लिए ग्लोबल जो नैरेटिव है वो उसके अंदर कामयाबी हासिल की है, अमेरिका की और पाकिस्तान की।
अफ़गानिस्तान अप्रोच एक है, यूरोप की भी तकरीबन एक है, चाइना के साथ भी उसके अंदर एक है। सिर्फ एक फ़र्क उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान अ, अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के लिए एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक स्पेस का टूल भी है। बहुत सारे मुल्क उसको ये भी समझते हैं। एक चीज़ अब आखिर की तरफ आते हुए, एक हमारे अपने केपी के अब जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कितना अब वहाँ पर भी टीटीपी और इन दहशतगर्द जमातों का फुटप्रिंट बढ़ गया है, और क्या मिलिट्री ऑपरेशंस ही इसका हल है? ये ज़रा अगर आप एक्सप्लेन करें। हाँ, वो कुछ एरियाज़ में है, पॉकेट्स हैं, लकी मरवत और बनू साइड के ऊपर है। अभी तीरा का बिल्कुल उसमें आप कह रहे हैं कि उधर वो ये वली महसूद ने आके वो अपनी वीडियो बनाई कि मैं तो इधर हूँ, जैसे मुज़ाकरात हो रहे थे आपके तालिबान के साथ, मगर मैं पाकिस्तान में हूँ। वहाँ से वो सेंटिमेंट हुए। ऑपरेशंस जो हैं वो अ, होने चाहिए, लेकिन बड़े सिलेक्टेड होने चाहिए जहाँ पे वो मौजूद हैं। ये वाला जो अप्रोच है, अब ये वो 2014 तक की सूरत हाल नहीं है कि शहर के शहर तालिबान के पास कब्ज़े के अंदर थे, तो आपको एक पूरी डिफरेंट अप्रोच चाहिए थी ना। ये कोई स्वाद का ऑपरेशन है। अब ये थोड़े थोड़े से लोग हैं जो देहातों में आ जाते हैं, सड़कों के ऊपर बैठ जाते हैं। उसके लिए आपको इफेक्टिव ऑपरेशन, जिसकी आप अर्बन पुलिसिंग की, ये यहाँ पे पैरामिलिट्री मिलिट्री पुलिसिंग के साथ मिलके इफेक्टिव रिस्पांस जो है क्रिएट होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बॉर्डर को सिक्योर करें जहाँ से जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हो सकती हैं, उसके अंदर तो कोई कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा ऑपरेशन करना, उसकी तो कहीं पे ज़रूरत नहीं है अभी। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर तीरा के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम पैदा कर देती है फिर हुकूमत के लिए। और चूंकि बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, आपका एक पॉलिटिकल वो भी डिफरेंसेस भी चल रहे हैं, तो फिर दोनों पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। वो आप उनको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, तो वो उनको अपनी स्पेस बचानी है पीटीआई को अपनी उस एरिया के अंदर। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे। लोगों ने शिकायत जो है वो सीएम को करनी है, क्योंकि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे, उसकी करीबी है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर काफ़ी हम अब बात कर चुके हैं पहले कुछ दोस्तों के साथ पॉडकास्ट में, ताहिर खान साहब के साथ। लेकिन ये कि मिसट्रस्ट है सबसे बड़ा, और वो उसका फ़ायदा जो है वो ज़ाहिर दहशतगर्द उठाते हैं, ग्रे स्पेस बन जाती है उनके लिए। मिसट्रस्ट की आपने बात की, क्या ये वाकई ही केपी में अक्सरियती सेंटिमेंट ऐसा ही है कि जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ है, और उनके वही गिले हैं कि ये बिल्कुल। आते हैं फिर कुछ अरसे बाद उनको वापस ले आते हैं, हर आर्मी चीफ के हम्म। साथ यहाँ पर पॉलिसी बदल जाती है? क्या ये सेंटिमेंट है, या पीटीआई वहाँ पर लोगों को, जिसे कहते हैं ना, वो हम्म। मिसगाइड कर रही है पॉलिटिकल पर्पस के लिए? लेकिन पीटीआई का भी यही सेंटिमेंट बन गया ना, आम आदमी का। वो भी यही समझते हैं, वो जो पहले नैरेटिव था पीटीएम का और कौम परस्त जमातों का, वो अब पीटीआई ने भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो रियासत को उससे ज़्यादा मसला है। वो कहते चलें कौम परस्तों की तो बात अलहदा है, उनके साथ हम और तरीके से डील करेंगे। एक ऐसी पार्टी जो हुकूमत में रही है, वफाक में भी, अभी सूबे में उसकी मुसलसल तीसरी हुकूमत है, उसके अपने वज़ीर भी इस तरह की बात करते हों, तो ये उसको ज़्यादा पिंच करती है, तकलीफ़ देती है बात। आखिर में आमिर भाई, क्या अगर हम पीटीआई गवर्नमेंट वहाँ पर ख़त्म करके गवर्नर राज लगा देते हैं, आपको लगता है हम वहाँ पर अमन बहाल कर सकेंगे उससे फिर, या नहीं, आपको ज़्यादा लगता है कि ख़राब हो मज़ीद जाएगा। ज़्यादा ख़राब हो जाएगा? और उसकी वजह? क्यों? पीटीआई तो वो बुनियादी तो एक क्वेश्चन है। अब तो वो मलबा डाल देते हैं ना पीटीआई के ऊपर जी। कि ये तालिबान से बात करना चाहते हैं, ये दफ्तर बनाना चाहते हैं, ये उनको तस्लीम करना चाहते हैं, वो सारी ये बातें। तो जब ये नहीं होंगे, तो ये मलबा फिर किसके ऊपर डालें? बहुत शुक्रिया आमिराना साहब। आमिराना साहब से हमने डिटेल में गुफ्तगू की। आप ज़रूर देखते रहिए, और मैं अगेन स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आमिर राना साहब का जो यूट्यूब पर चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, आपको बहुत अच्छी मालूमात मिलेंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।